हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का एक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में यूपी टेट एग्जाम 2026 को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण अध्ययन अर्थात इन्वायरमेंट स्टडीज की 30 प्रश्नों की काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगी। इस वीडियो में आप प्रीवियस ईयर से रिलेटिव प्रश्नों को देखेंगे और काफ़ी अच्छे प्रश्नों के श्रृंखला को आप लोग कवर करेंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न देखेंगे कि जो आपका इन्वायरोनेर शब्द है वह किस भाषा से लिया गया। आप लोगों को पता है ना कि इन्वायरनेट बहुत कम पूछता है, कभी कभी पूछता है कि जो इन्वायरमेंट शब्द है ना वह किससे बना हुआ है। तो आपका जो इन्वायरमेंट शब्द है ना वह इन्वायरोनेट से बना हुआ है। और जो इन्वायरनेट शब्द है, जो ये भाषा है ना दोस्तों, ये फ्रेंच भाषा से ली गई है। ये बात याद रखना, फ्रेंच भाषा से ली गई है और इसी फ्रेंच भाषा से लिया गया है इन्वायरनेट और इसी से बनता है आपका, याद रखेंगे, इन्वायरमेंट। याद रखेंगे इन्वायरमेंट इसी शब्द से बनता है और इसका मतलब होता है चारों तरफ से घेरना। याद रखेंगे इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, चारों तरफ से घेरना। तो आपसे प्रश्न ये बन सकता है कि इन्वायरनेट शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन है ये आपको बताना है। तो अगर पर्यावरण के प्रमुख घटकों के बारे में बात करें तो यह आपका प्राकृतिक घटक बिल्कुल होता है, मानव निर्मित ये भी घटक होता है। तो इसलिए आप लोग दोनों के साथ जाएंगे। जो प्राकृतिक घटक होते हैं, कुछ कुछ होते हैं मानव निर्मित। जैसे प्राकृतिक घटक में आप लोगों को पता है ना, जैसे कि भूमि हो गई, आपका जल हो गया, यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्तों, देखिए ना आप लोगों को, जैसे भूमि हो गया, आपका जल हो गया, आपका वायु हो गया, ये सभी प्राकृतिक घटक में आते हैं। ठीक है, उसी तरह आप लोग जैसे आपका मानव निर्मित में जैसे आपका सड़क हो गया, जो कृत्रिम चीजें हैं जो मनुष्य ने निर्माण किया है वह मानव निर्मित होगी। ये सभी पर्यावरण के प्रमुख घटक होते हैं, प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक। इसमें से दोनों आपके घटक हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं, यही आपको बताना है दोस्तों। देखिएगा, जो ताप हो गया वो भी, मृदा हो गया वो भी, प्रकाश हो गया वो भी, और पर्यावरण के किस घटक में आते हैं, जैविक में नहीं। याद रखेंगे, जैविक घटक वे कहलाएंगे जिसमें जीव संबंधित समस्याओं का वर्णन होगा, जिसमें जीवन, जिसमें जिस भी वस्तु को या जिस भी पदार्थ को या जिस भी चीज को कहेगा ना, उसमें अगर जीवन पाया जाएगा तो वह जैविक घटक होगा। राइट बात। अब देखिएगा, भौतिक घटक क्या होगा, मानव निर्मित क्या होगा। भौतिक घटक क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो फिजिकल चेंजेज होते हैं ना वो भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि ताप हो गया, मृदा हो गया, प्रकाश हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये भौतिक घटक के हैं। मानव निर्मित क्या होता है, जो मनुष्य ने जिसका निर्माण करता वह मानव निर्मित घटक के अंतर्गत आता। तो इसलिए आप ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, राइट हो जाएगा, क्योंकि ताप, मृदा और ये आपका प्रकाश पर्यावरण के भौतिक घटक है, क्योंकि ये निर्जीव होते हैं। और जैविक घटक क्या होते हैं दोस्तों, सजीव होते हैं। जैसे पौधे और जानवर क्या होते हैं, ये जैविक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि आपका पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं, यही आपको बताना दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये आपके स्थल मंडल में आएंगे कि आपके जल मंडल में आएंगे कि आपके वायुमंडल में आएंगे कि आपके जैव मंडल में आएंगे। याद रखेंगे, जितने लोग भी अगर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना, सभी लोग इस प्रश्न को बिल्कुल बताएंगे। जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, घाटी हो गया, सबका संबंध किससे है दोस्तों, याद रखना। सभी ये चारों जो आपके आप सामने एग्जाम्पल है ना, चारों का जो संबंध है वो भूमि से है, वो पृथ्वी से है। याद रखेंगे, वो पृथ्वी से, वो धरती से है। तो इसलिए किसके घटक होंगे या किस पर्यावरण क्षेत्र में आएंगे, तो आपका स्थल मंडल के आएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोग जो चीजें देख रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है, इससे चीजें बनती हैं, सब आपके सिलेबस पर आधारित वीडियो लाया हूं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर अभी तक आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है, यही आपको बताना है। तो जो पृथ्वी का 2/3 भाग है ना वह कौन सा मंडल है, यही आपको प्रश्न में बताना है। तो याद रखेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जितना भी भूभाग है ना उसका, जैसे कि देखिएगा, आपका 29% क्या है दोस्तों, 29% आपका स्थल मंडल है। ये आपका पृथ्वी का बात बोला दोस्तों, ये क्या है, स्थल मंडल है संपूर्ण भूभाग का। और इसके बाद आपका 71% भाग पर क्या है दोस्तों, जल है, अर्थात जल मंडल आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है, तो ये जल मंडल है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे महासागर जितने हैं ना सब इसी के हिस्से हैं। जल मंडल 71% है और स्थल मंडल आपका 29% है। चलिए आगे चलते हैं,
6 नंबर प्रश्न क्या करा है, धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं, यही आपको बताना है। तो आप लोग देखते हैं, ठीक है, जब आप लोग कहाँ रहते हैं, सबसे पहले मुझे ये बताना है। आप लोगों को पता है कि स्थल मंडल, इसके बाद दोस्तों आता है आपका वायुमंडल, और इसके बाद आपका आता है ये स्थल मंडल, जल मंडल और ये जल मंडल, ठीक ना। जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, तीनों मंडल जहाँ पे काटते हैं वहीं पे आपका मिलता है जैव मंडल। और जैव मंडल ही जो मनुष्य या जो जितने भी जीव जंतु होते हैं जिनको जीवन के लिए जो आदर्श दशाएं पाई जाती है ना जीने के लिए, वो जैव मंडल में पाई जाती है। तो धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं, तो आपको पता है सभी आपके वायुमंडल में पाए जाते हैं। ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है, ये वायुमंडल में उड़ते हुए धूल के कण एवं वाष्प पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपके प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्नों के गर्तों तक आपको जाना है। केवल आप प्रश्न को देखकर ही नहीं बता सकते, आपको उसके गर्त तक जाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लगभग सभी पक्षी अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। अंडे में से बच्चे निकल आते हैं तब वे घोंसले छोड़ देते हैं, परंतु निम्न में से कौन सा पक्षी अपना घोंसले को साल दर साल उपयोग करता है। दरअसल इसका जो आंसर होगा ना, ऐसा एक पक्षी होता है ना कि जो अपना घोंसला नहीं छोड़ता है, वह अपने घोंसले का क्या करता है दोस्तों, पुनः उसको जो भी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है उसका वह पुनः बनाने का कार्य करता है। और उस पक्षी का नाम है दोस्तों चील। आपको चील के बारे में बता दें कि यह अपना घोंसला हर साल उपयोग वही घोंसला करता है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा देने के बाद जैसे कबूतर हो गए और भी जैसे होते हैं आमतौर पे वो अपना घोंसला छोड़ देते हैं, लेकिन एक जो चील होता है ना, यह घोंसला नहीं छोड़ता है। जो भी उसके घोंसले में डिस्ट्रॉय चीज़ें होती हैं, नष्ट हुई होती चीज़ें होती हैं, पुनः उसका वो शुद्धिकरण करने का काम करता है और पुनः उसी घोंसले का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पक्षियों में से सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है, आपको यही बताना। सबसे बड़ा घोंसला जो होता है ना वो चील का होता है, ये भी आप लोग याद रखना। इसका घोंसला काफ़ी बड़ा होता है, ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं, मिड डे मील में क्या होता है यही आपको बताना है। तो बच्चों से खाना बनवाया जाता है, बिल्कुल नहीं, आप लोग जानते हैं मिड डे मील में बच्चों से खाना नहीं बनवाया जाता। एक कर्मचारी होता है जो खाना बनाने का काम करता है जो प्राइमरी विद्यालयों में, ठीक ना। और बच्चों से खाने की सामग्रियां मंगवाई जाती है, नहीं, ये सरकार द्वारा चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। अध्यापकगण खाना बनाते हैं, बिल्कुल नहीं, अध्यापक जन लोग खाना नहीं बनाते हैं। उनके ही स्टाफ में एक लोगों की नियुक्ति की जाती है जिनके द्वारा बच्चों का प्रत्येक दिन का भोजन निर्माण कराया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो याद रखेंगे मिड डे मील में उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। मिड डे मील के बारे में आपको बता दें, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी, भारत सरकार द्वारा की गई थी, कुपोषण को रोकने के लिए और बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाए, इसके उद्देश्य से मिड डे मील की योजना की शुरुआत की गई थी। याद रखेंगे केंद्र सरकार की ये योजना है, आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। 15 अगस्त 1995 को ये लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रत्येक दिन बच्चों को एक अच्छा से अच्छा भोजन, जो चीज़ें जो बच्चों को पोषण प्रदान कर सके, इसके लिए प्रदान की जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, 10 नंबर की बात करते हैं कि हमारे भोजन में कितने पोषक तत्व होने चाहिए। तो हमारे भोजन में आप लोगों को बिल्कुल प्राइमरी वाले जितने भी लोग होंगे ना, उन लोगों को पता है, एक चैप्टर में चीज़ें दिया है, एनसीईआरटी की बात है कि हमारे भोजन में 6 प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए। आपको पता है ना कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल। याद रखिएगा, पुनः एक बार बता रहे हैं, लिखने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। आपको कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन, खनिज और जल, ये 4 प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए। मैं यहीं पे आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि कौन ऐसा पोषक तत्व है जिसे फैटी पोषक तत्व बोलते हैं, वसा। याद रखेंगे, वसा एक ऐसा पोषक तत्व होता है ना जिसको फैटी, इसके सेवन से फैट बढ़ता है, ये बात याद रखिएगा, फैटी इसको बोलते हैं। आगे देखते हैं, मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है। तो आपको सामने है सूर्य, चंद्रमा, कार्बोहाइड्रेट और वसा। आपको बता दें, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत पूछे तो आप सूर्य के साथ जाइएगा, लेकिन प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, चंद्रमा से ऊर्जा का कोई भी रिलेटिव नहीं है, रिलेशन नहीं है। वसा और कार्बोहाइड्रेट में आप लोग देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पोषक तत्व होता है ना जो ऊर्जा को सबसे तेजी से ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे आप भोजन
भोजन करिएगा ना, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है ना वो शरीर को प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा देती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट होता है। आहार में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट शरीर द्वारा विभिन्न ऊतकों में प्रत्यक्ष ऑक्सीकरण होता है और जिससे शरीर को कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिल जाती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किसको शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है? तो याद रखेंगे शरीर के विकास में कौन सा ऐसा भोजन है जो कि सहायता प्रदान करता है, यही आपको देखना है दोस्तों। तो जो अगर शरीर के भोजन की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान तरीके से अगर कवर करेंगे तो आपको चीजें मिलेगी, ठीक ना, बिल्कुल आपको चीजें मिलेगी कि निम्न में से किसको शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। तो वो आपका भोजन होता है ना, वो आपका होता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होती है ना वह आपके शरीर को विकास में सहायता प्रदान करती है। प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है क्योंकि वे शरीर के ऊतकों को निर्माण, मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक होती हैं। ये चीज आपको बिल्कुल याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 13 नंबर की बात करते हैं। इस पोषक तत्व में हमें ऊर्जा मिलती है और यह हमारे भोजन के अंगों को बाहरी झटकों से बचाता है। उपयुक्त कार्य निम्न में से किस पोषक तत्व से संबंधित है, यही आपको बताना है। तो यह जो होता है ना, इससे हमें ऊर्जा मिलती है और यह हमारे बाहरी अंगों को झटकों से बचाता है। यह जो होता है वसा होता है। क्या होता है दोस्तों? वसा होता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो वसा होता है ना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले 3 मुख्य पोषक तत्वों में से एक है। यह शरीर के अंगों को बाहरी झटकों से बचाता है एवं सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करता है। सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व हमें कोई पोषक प्रदान नहीं करता है किंतु फिर भी वह हमारे संतुलित आहार का अहम हिस्सा है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो कौन ऐसा पोषक तत्व है? खनिज है? नहीं दोस्तों, खनिज तो हमें पोषक तत्व प्रदान करता ही करता है। रुक्षांश है कि आपका प्रोटीन है कि आपका विटामिन है? आप लोग पढ़े होंगे, विटामिन भी करता है, प्रोटीन भी करता है, खनिज भी करता है, लेकिन रुक्षांश नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में आपको बता दें, जो ये रेशेदार भोजन होता है, याद रखेंगे। रुक्षांश के बारे में आपको मैं स्पष्टीकरण बता रहा हूं कि यह रेशेदार भोजन, जिसे आहार फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, स्वस्थ आहार का एक आवश्यक घटक होता है। और हालांकि यह ऊर्जा या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, लेकिन यह पाचन क्रिया को सुचारू रूप चलने के लिए महत्वपूर्ण होता है। और जो आपके शरीर के अंदर जो मल त्याग की प्रोसेस होती है ना, इसमें भी यह क्या कहलाता है दोस्तों, यह भी अपना अहम भूमिका निभाता है। रुक्षांश ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। आज की वीडियो के जितने प्रश्न हैं दोस्तों अपने आप में काफी अहम और इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस से ये चीजें ली गई है। जो आपके सिलेबस में एक पोषक तत्व नाम का एक आपका चैप्टर है और उसी चीजें से ये प्रश्न मैंने कलेक्ट किया है और वहां से आपको ये प्रश्न बताने की प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि इससे रिलेटिव प्रश्न बने हैं और आगामी एग्जाम में से आने की संभावना भी काफी तेज है। चलिए आगे देखते हैं, किन देशों में सौर ऊर्जा का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हो सकता है, यही आपको बताना है। तो कहाँ पे आप सौर ऊर्जा जो होती है ना, याद रखेंगे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा बोलते हैं। और जहाँ पे धूप होगी ना वहीं पे सौर ऊर्जा का प्रयोग आप लोग करिएगा। उष्ण कटिबंधी में कि आपका उपोष्ण कटिबंधी में कि शीत कटिबंधी में, याद रखेंगे सभी जगह सौर ऊर्जा का आप प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। एक प्रश्न यहाँ से मैं और बता रहा हूँ दोस्तों, याद रखेंगे जो विटामिन होती है ना, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 6 प्रकार की मुख्य रूप से विटामिन होती हैं। पहली बात याद रखिएगा। और इसमें पूछता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है और जल में घुलनशील विटामिन कौन है। कई बार प्रश्न आपका बना है। जल में देखिएगा 2 आपके वर्ण होते हैं, तो इसमें 2 घुलनशील विटामिन होती हैं। कौन कौन? बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन होती है। और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के होती हैं। ए वसा में घुलनशील विटामिन होती है। इस बात को याद रखेंगे। और एक प्रश्न बनता है ना कि किसके कमी से मसूड़ों से खून आता है, याद रखेंगे विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आता है। ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है, ये बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे सूर्य से कौन हमें विटामिन प्राप्त होती है, तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोगों को विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये भी बहुत बार प्रश्न चीजें आपके लिए बन चुका है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला 16 नंबर
नंबर की बात करते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत कब हुई थी। ये भी आपके जो पोषण से ही संबंधित चीज़ों में से ये आता है। जो आप लोग देखते हैं इसमें आपके घटक जैविक और अजैविक घटक होते हैं, वहीं से सौर ऊर्जा का भी एक टॉपिक बन जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की जो आपकी शुरुआत की बात करें दोस्तों, तो 11 जनवरी सन 2010 को हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात याद रखेंगे। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है, आपको यही बताना है दोस्तों। गंगा, यमुना, तापी और कावेरी, यही आपको बताना है। जो तापी होती है ना, यही पश्चिम की तरफ बहती है। और जो नदियां हैं ना, जो आप लोग देख रहे हैं, गंगा हो गई, यमुना हो गई और कावेरी हो गई, यह पूर्व की तरफ बहती हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो कौन नदी है जो कि आपकी पश्चिम की तरफ बहती है, तो तापी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये पूर्व की तरफ बहती है प्यारे, याद रख लीजिएगा। गंगा, यमुना और कावेरी ये सभी क्या होती हैं दोस्तों, ये आपकी पूर्व की तरफ बहती है। ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। आपको बता दें, तापी नदी पश्चिम की ओर बहती है। यह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है और महाराष्ट्र और गुजरात राज्य होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है या गिर जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, 18 नंबर की बात करते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है, यही आपको बताना है। लक्षद्वीप जो है ना, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये पहली बात आप लोग याद रखिएगा। भारत में 28 राज्य हैं, याद रखिएगा, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये बात याद रखना। और इन्हीं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से लक्षद्वीप भी है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। और याद रखेंगे, लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो केरल तट से दूर अरब सागर में स्थित है। ये बात आप लोगों को याद रखना होगा। किस सागर में है, तो अरब सागर में। ये आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। आगे देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से किसमें खनिज प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यही आपको बताना है दोस्तों। जो प्रचुर मात्रा में खनिज किसमें पाई जाती है, ये बात बताना है। हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं खनिज प्रचुर मात्रा में। खनिज किसे कहते हैं, जो खानों से जो जमीन के भूप्रपट्टी के नीचे से खोद कर निकाले जाते हैं जो पदार्थ, उनको हम खनिज बोलते हैं। हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, कि मैदानों के क्षेत्र में पाए जाते हैं, कि प्रायद्वीप पठारों में पाए जाते हैं, कि द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। आपको बता दें, जो प्रायद्वीप पठार, जो विशेष रूप से छोटा नागपुर पठार खनिजों के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है, ये बात याद रखेंगे। और प्रायद्वीप पठारों में पाया जाता है खनिज प्रचुर मात्रा में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 20 नंबर की बात करते हैं। सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है, यही आपको बताना होगा दोस्तों। याद रखिएगा, सबसे ऊंचे पेड़ की बात करें तो चील की, कौवा की, कबूतर की, कलचीड़ी। आपको बता दें, कौवा जो होता है ना, अक्सर पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर अपना घोंसला बनाता है। ये बात आप लोगों को याद रखेंगे। और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे आपको बात करें तो जैसे आपका कलचीड़ी हो गया, कबूतर हो गया। कलचीड़ी झाड़ियों में अपना घोंसला बनाती है, और जो बारबेट है वह पेड़ के तनों के छेद में अपना घोंसला बनाता है, और कबूतर जो होता है ना, वो खंडहरों में अपना घोंसला बनाता है। ये बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 21 नंबर की बात करते हैं। ओजोन छिद्र किस इकाई में मापी जाती है, तो जो ओजोन छिद्र है ना, ये समताप मंडल में जो ओजोन परत है, याद रखेंगे, ओजोन परत में ही तो ओजोन छिद्र होगा। तो ओजोन परत बनता है किस मंडल में पाई जाती है, तो याद रखेगा समताप मंडल में पाई जाती है। 2-3 बार प्रश्न बना है कि कब मनाया जाता है ओजोन दिवस, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान किससे है, तो सीएफसी गैस से है, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। और ओजोन जो परत है ना, याद रखेंगे, समताप मंडल हो गया, ये डाप्सन इकाई में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ये आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न और बनता है, ओजोन परत कौन से हमारी सुरक्षा कैसे करती है, तो अल्ट्रावायलेट, सूर्य की प्रकाश किरणों को, परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर ये किरणें, ये परतें नहीं रोक पाती, इस किरणों को ये परतें नहीं रोक पाती, तो हमें स्क्रीन कैंसर संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी परत होती है, जो इसकी लेयर होती है, इसको हम डाप्सन यूनिट में नापते हैं, डाप्सन इकाई में मेजरमेंट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 22 नंबर की बात करते हैं। स्टोन, जो आपका स्टोन लेप्रोसी है, वह क्या होते हैं, किडनी में पथरी होना होता है, कि पित्ताशय के अंदर पथरी होना होता है, कि पत्थरों का गलना होता है, कि अमाशय में पथरी होता है, यही बताना है दोस्तों। तो जो आपका स्टोन लेप्रोसी का अर्थ होता है ना, याद रखेंगे,
जिसमें एसिड रेन अम्ल वर्षा के कारण ऐतिहासिक इमारतों या स्मारकों के पत्थर को बाहरी परत को गलने से खराब हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोन लेप्रोसी। याद रखेंगे, यह अम्लीय वर्षा के कारण होता है। इसी प्रोसेस पत्थरों का गलना को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, जो एसिड रेन होती है दोस्तों, जिसको अम्लीय वर्षा बोलते हैं, बहुत ये चर्चाओं में रहता है और इसका जो पीएच मान होता है ना, ये 5.2 से कम होता है और कहीं कहीं पे 4.2 से लेकर 4.4 के मध्य भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ये होती है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा से भी जो पत्थरों का गलना हो गया, जो ताजमहल का रंग उड़ना हो गया, ये सब चीजें अम्लीय वर्षा के तमाम एग्जाम्पल हैं। ये चीज को याद रखेंगे, ठीक है। अम्लीय वर्षा में किसकी अधिकता होती है? तो सल्फर की अधिकता होती है। सल्फर के मॉलिक्यूल उसमें पाए जाते हैं, चाहे आपका H2SO4 हो, H2S हो, चाहे SO2 हो, सभी इस सल्फर को डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जो आपका लंदन धूम्र दिखाई देता है, यही आपको बताना है दोस्तों। जो आपका लंदन धूम होता है, जिसको लंदन स्मोक के नाम से जानते हैं, एक प्रकार का गंभीर वायु प्रदूषक होता है जो मुख्य रूप से सर्दियों के महीने में सुबह के समय देखने को मिलता है। ये बात आप लोगों को याद रखना होगा। और जो कालिक और सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, बात आप लोग याद रखिएगा, सुबह को दिखने को मिलता है ठंडियों के या सर्दियों के समय में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह स्मोक का एक लेयर बन जाता है सुबह के समय में। आगे देखते हैं, निम्न में से किसके प्रयोग से वायु प्रदूषण होगा, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, वायु प्रदूषण सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग से होगा, कि एलपीजी और सीएनजी के प्रयोग से होगा, कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस के प्रयोग से होगा, कि उपरोक्त सभी से होगा, यही आपको बताना है दोस्तों। देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस का प्रयोग से आपका वायु प्रदूषण नहीं होगा, इसलिए इसी चीज़ का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। एलपीजी जो सीएनजी है, इसके प्रयोग से नहीं होगा, इसी का प्रयोग किया जाता है। आपको लगे हाथ बता रहा हूँ, 2-3 बार पूछा। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। सीएनजी का जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, जिसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं। वाहनी प्रश्न एक बार बना है कि वाहनी ईंधन किसे बोलते हैं? सीएनजी को वाहनी ईंधन के नाम से जानते हैं। रसोई घर में किसका प्रयोग करते हैं? तो एलपीजी गैस का करते हैं। ये बात याद रखेंगे। यहीं से आपको बता दे रहे हैं, सीओ से बहुत प्रश्न बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है, वाहनों के साइलेंसर से निकलने वाली गैस होती है। याद रखेंगे, वाहनों के साइलेंसर से निकलती है गैस, ये बात याद रखेंगे। यहीं पे आपको एक गैस और बता रहे हैं, एएमआईसी, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस होती है, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी इसी के कारण, जो 2 या 3 दिसंबर की रात्रि को हुई थी 1984 में भोपाल में। याद रखेंगे, जो काफ़ी जनधन की हानि हुई थी। ये जहरीली गैस के नाम से जानी जाती है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये भी बहुत प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है, याद रखेंगे। तो वायु प्रदूषण होगा सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग से। ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, वे आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर राख नहीं हो पाते हैं और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यही आपको बताना है दोस्तों। सॉरी, इस प्रश्न को देखने के बाद बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, लेकिन उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड जो वे पिंड के अवशेष होते हैं ना, जो जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता रहा हूं, इस बात को बहुत बिल्कुल तरीके से आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले जो आकाशीय पिंड उल्का पिंड कहा जाता है। याद रखिए, आकाशीय पिंड को उल्का पिंड कहा जाता है। लेकिन जो आमतौर पर मध्यमंडल में जलकर राख हो जाते हैं, जबकि जलकर राख नहीं हो पाता, जो चीज़ जलकर राख नहीं हो पाता, अगर वो पृथ्वी पर आकर गिरता है तो उसको उल्का पिंड के अवशेष बोलते हैं और उल्कास्म उसको कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये प्रश्नों में कई जगह मैंने देखा है, प्रश्न बने हैं। आपका यूपी टेट में तो नहीं बना है। उल्का पिंड सब जानते हैं, लेकिन उल्कास्म नहीं जानते हैं। उल्का पिंड का जो आपका न जला हुआ अंश होता है, उसको उल्कास्म बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यही तो कह रहा है कि चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? उनको उल्कास्म बोलेंगे, और जो जल जाएंगे उनको उल्का पिंड बोलेंगे। आगे देखते हैं, जो आपका है दोस्तों, ग्रेगोर जान मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? जो आपका मेंडल का बात किया है दोस्तों, कि मेंडल साहब ने अपना प्रयोग जो किया था वो किस पर किया था? तो मटर के पौधे पर किए थे। किस पर दोस्तों? मटर के पौधे पर किए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे अगर पूछे कि मटर के पौधे पर उन्होंने क्यों किया, तो याद रखेंगे, जो मटर के पौधे पर उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जो मटर का पौधा था और जो जिस चीज के लिए वो कार्य को कर रहे थे, उसका वंशानुक्रम के मूलभूत नियमों की खोज हुई थी। उसका ज्यादातर चीजें वंशानुक्रम से मैच कर रही थी, मिलती हुई चीजें मिल रही थी, इसलिए उन्होंने मटर के जो पौधों पर इसका प्रयोग किया। इसको आप लोग याद रखिएगा।
आगे देखते हैं, अगर मां का रक्त समूह ए है और पिता का बी है तो बच्चे के रक्त समूह ए बी होने की संभावना कितनी है? तो याद रखेंगे, दोनों का अगर अलग अलग है तो अलग होने की संभावना कितनी है दोस्तों? 25% होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यही आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, सभी परिवारों के लिए नियम एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। अलग अलग परिवार में अलग अलग जैसे नियम होते हैं। माँ बाप से बच्चों के गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। बिल्कुल बात सही है दोस्तों। एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती, बिल्कुल घट बढ़ सकती है। कोई एकल परिवार है, कोई संयुक्त परिवार है, किसी परिवार में 1 लोग हैं, किसी परिवार में 10 लोग हैं। बच्चे स्कूल में सब कुछ सीखता है? नहीं दोस्तों, बच्चा परिवार, समाज, स्कूल सबसे सीखता है, बात याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पर क्यों किया था, यही आपको बताना है दोस्तों। क्यों 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 किया था? क्योंकि यह सब जगह पाया जाता है, इसके लिए किया था दोस्तों। क्योंकि यह एक पौधा है, इसके लिए किया था। क्योंकि इसमें सारे गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि जो आपके मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया, क्योंकि इसके जो सारे गुण थे ना, जो सारी विशेषताएं पाई जाती थी, जो आनुवंशिकता के अध्ययन के लिए आदर्श थी, वो इसीलिए इनको उन्होंने चूज किया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 30 नंबर की बात करते हैं कि आपका लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नियमों से कौन सी भावना पनपती है? कौन कौन सी भावना पनपती है? जैसे कि रूढ़िवादिता संबंधित प्रश्न है कि अलग के लड़के के लिए अलग नियम और लड़कियों के लिए अलग नियम। उच्च नीच की भावना जन्म लेगी कि लैंगिक विभेद की भावना जन्म लेगी कि उपयुक्त दोनों की, कि दोनों में से कोई नहीं? आपको बता दें, लड़कियों के लिए अलग रूल अपनाइएगा, लड़कियों के लिए अलग रूल अपनाइएगा। ये रूढ़िवादिता होगा, यह जो आपका जेंडर पश्चाताप होगा, याद रखेंगे, पक्षपात होगा, तो याद रखेंगे उच्च नीच की भावना होगी, बिल्कुल होगी दोस्तों। याद रखेंगे लैंगिक विभेद की भावना होगी, बिल्कुल होगा। तो उपयुक्त दोनों को आप लोग लॉक करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग बिल्कुल याद करिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में मैंने आपको 30 प्रश्नों की श्रृंखला, काफी महत्वपूर्ण श्रृंखला कवर कराई। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दीजिए आज की वीडियो से मुझे विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।